हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी का जो हमारे पास नया टॉपिक है वो है पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मतलब सस्टेनेबिलिटी की जो छत है वो किन पिलर्स पर कायम है। अब आई कैप ने 3 पिलर बताए और क्या तीनों साइमल्टेनियसली सही होना जरूरी है या उसमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो सकता है अगर हम डेफिनेशन देखें पिलर की। अभी ये प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है तो आपको ज्यादा बेस्ट शेप भी नजर आ जाएगी। पिलर का मतलब क्या है? अगर कोई एक पिलर भी नाकिस हुआ इसका मतलब है जो छत है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसके गिरने का खतरा होगा। हाँ जी, नजर आ गया। सस्टेन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और ये 3 पिलर हैं जनाब, सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। कहता है किसी भी सोसाइटी की कामयाबी की जमानत उसकी इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी अच्छी है किसी भी मुल्क की तो उस मुल्क की सोसाइटी डेवलप्ड है, और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी डेवलप होने की जमानत उसकी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है। अगर वो उनका एनवायरमेंटली डेवलप्ड नहीं है ना, तो पहली बात तो ये है कि आप देखें ना, जो मुल्क साफ सुथरे नहीं होते, जहां पर ये वहां पर सेहत का मसला रहता है, एजुकेशन का भी मसला होगा, वहां पर पॉवर्टी का भी मसला होगा, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला होगा। इसका मतलब है जिस मुल्क का जो मुल्क एनवायरमेंटली डेवलप्ड नहीं है ना, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो सकती, और अगर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो वो सोसाइटी सोशली भी स्ट्रांग नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का जो पिलर है या जो कह ले जो छत है सस्टेनेबिलिटी की, वो इन 3 पिलर पर कायम है, सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। कहते हैं इनमें कोई एक में भी मसला आएगा तो पूरी की पूरी छत को परेशानी हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकती है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अब अगर हम इसका थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सीखते हैं। कहते हैं जनाब, ये मैंने नोट्स आपको शेयर कर दी हैं, ये वही पर 3 पिलर्स मॉडल एम्स टू प्रोवाइड बैलेंस किसके दरमियान में? कहता है टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल मीटिंग द नीड देयर सिटीजन एंड प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? हवा पानी साफ रखना, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। मेन क्या है कि माहौल की सफाई। अब यहां पर देखिए, कहते हैं कि वीकनेस इन एनी वन पिलर पुट्स द रूफ इन डेंजर ऑफ कोलैप्सिंग। बाकी सारी कहानी सिंपल ही है, वही बातें जो हमने की है ना, कि किसी भी चीज की जमानत है किसी की इकोनॉमी ठीक होना, और इकोनॉमी ठीक होने की वजह से वहां के लोग खुश हों, इक्विटी एंड फेयरनेस हो। इक्विटी एंड फेयरनेस का पता है ना, जस्टिस, लोगों के साथ ज्यादतियां ना हो रही हो। अब पेपर में जो आपको सवाल आ सकता है ना, वो तीनों पिलर का अलग अलग सवाल आ सकता है। सवाल क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट पिलर हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पहले तो इसको डिफाइन करो मेंटली तौर पर। अब आपको लव सस्टेनेबिलिटी का पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज हवा पानी इस तरह से इस्तेमाल करो कि आपकी भी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड कंप्रोमाइज ना हो। आप अपना फायदा हासिल करो लेकिन माहौल खराब ना करो। इसे बोलते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी।
माहौल को सस्टेन रखना, माहौल को साफ सुथरा रखना। अब उस माहौल के अंदर हवा आ जाती है, पानी आ जाता है, और उसके बाद बाकी जो चीजें एनवायरनमेंट को कंप्रोमाइज करती हैं वो सारी चीजें। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रेफर टू द सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंट द इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। कहता है उस चीज को प्रिवेंट करना जो इकोसिस्टम को डिग्रेड करते हैं या हमारे हवा पानी को खराब करते हैं। डेफिनेशन आ गई। इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट टू प्रोटेक्ट एयर, वाटर, सोल, बायोडाइवर्सिटी while minimizing the harmful impact of human activity। अब आप पहले उसने कहा जी सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट को डिफाइन करो। यह आपका 2 नंबर का भी सवाल आ सकता है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, नाम से ही एनवायरनमेंट को सस्टेन रखना, कायम रखना। कैसे कायम रखोगे? वो कहता है इस तरह से एक्टिविटी करना जिससे आपका इकोसिस्टम डिग्रेड, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं? प्रोटेक्ट करना हवा को, पानी को। ये सोल क्या मतलब है? सोइल, मट्टी। अब इसका किसके साथ ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है कुछ लोग जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वहां ये तो हमें पता है क्योंकि हमारा ताल्लुक इस चीज के साथ है। वहां पर वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि एक टाइप की क्रॉप या एक टाइप की फसल काश्त ना करते रहो, क्योंकि वो जो मट्टी की जरखेजी है वो कम हो जाती है। इतना ज्यादा केमिकल ना इस्तेमाल करो कि वक्ती प्रोडक्शन तो आ जाएगी लेकिन बाद में फर्टिलिटी कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इंसानों के साथ साथ हैवानात एंड नबातात। मतलब जो हम क्यों नहीं कहते यार ये इस डिफोरेस्टेशन, जंगल काटते जा रहे हैं, फिर कुछ ऐसे जानवर हैं जो खत्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, खास टाइप के। वो कहते हैं कि जनाब उनको बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप के हैवानात और नबातात, मतलब पौधे और कुछ टाइप जानवर को इस तरह से इस्तेमाल ना करो कि वो खत्म ही हो जाए। और मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। अल्टीमेट एम इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द। अब इसमें 2-3 बातें उसने लिखी हुई है, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने अंदाज में लिखते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? इकोसिस्टम को मेंटेन रखना। कैसे करोगे? किसकी हिफाजत करोगे? एयर, वाटर, सोल, बायोडाइवर्सिटी, और प्रिवेंट करना हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन। डन। पर्पस क्या है ये तो डिफाइन किया है ना। प्राइमरी पर्पस इज टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी is to conserve the ecosystem of the earth to sustain life, ensure the natural capital forest, water, biodiversity is not depleted beyond its capacity या to regenerate। इस पिलर को पढ़ने पहले, पिलर है क्या? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कहते किसे हैं और हम पढ़ क्यों रहे हैं? टू सस्टेन द इकोसिस्टम, टू सस्टेन द इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कौन सी एक्टिविटीज हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रही हैं? पहला सवाल होगा। और हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? सारे सवालों का जवाब यही होगा। हमारे पेपर में इनसे कोई दो एक्टिविटी आ जाएंगी और वो कहेगा बताओ ये कैसे अफेक्ट हो रही है और क्या आएगा, आप इसको कैसे रेमेडाइज करोगे। ये सवाल होगा किसी भी, यानी तीनों में से, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल और इकोनॉमिक। तो सबसे पहले एनवायरमेंट खराब कैसे होता है? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। अच्छा, फुटप्रिंट का मतलब क्या बताया था मैंने? निशान छोड़ जाना। फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है? निशान छोड़ देना। Every economic activity has an environmental impact and that effect is known as environmental। कैसा? हर कोई भी एक्टिविटी करते हो उसके असर रह जाते हैं, उसका असर होता है, उसे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कहते हैं। मतलब आपके एनवायरमेंट को कोई भी एक्टिविटी अगर इंपैक्ट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। की एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड इनिशिएटिव
कॉरस्पॉन्डिंग इनिशिएटिव, थ्रेट का मतलब क्या है, कौन सी चीजें खतरे में है, और इनिशिएटिव का क्या मतलब है, हमने उसको कम करने के लिए कैसे सही करना। और ये है आपके सवालों के जवाब। अब शुरू हो गए, और आप लोग सवाल पढ़ के अगर ध्यान से सुन लोगे तो सवाल पढ़ के ही आपको पता चलता जाएगा। पहला पोल्यूशन, पोल्यूशन की पहले लिखेंगे वजह, कैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज होगी एक वजह, वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम अर्बन एक्टिविटी, और सोल पोल्यूशन फ्रॉम ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड कल्टीवेशन। कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसमें? पोल्यूशन कैसे क्रिएट होती है वो वजह हमने लिख दी, एयर पोल्यूशन कैसे होती है, नॉइज पोल्यूशन कैसे होती है, वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, और सोइल पोल्यूशन कैसे, हम इसको ठीक कैसे करेंगे। यहां इनको ठीक करना शुरू कर दो अपने तरीके से। पहला तरीका, एनफोर्स स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन, लॉ ऐसे बना दो कि जी बाहर आपने शॉपिंग बैग नहीं फेंकने। आपको पता है डिफरेंट मुल्कों के अंदर हर घर के सामने एक दरख्त का होना जरूरी है, और उसकी सफाई भी उसकी जिम्मेदारी होती है, ताकि उनके पत्तों से भी यानी वो गंदगी ना फैल जाए। आप ऐसे कोई लॉ एंड रेगुलेशन बनाएं जिससे आपकी पोल्यूशन कम हो। प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे वेस्टेज कम से कम हो। एस्टैब्लिश एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एनकरेज इको फ्रेंडली। और आपको क्या लगता है, वैसे तो मुझे नहीं पता बैकएंड पे कौन है, क्या सिस्टम चल रहा है, पिछले चंद सालों नहीं चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के अंदर इस पर इतना ज्यादा काम हुआ है, आपकी सोच है। अगर आप रिपोर्ट पढ़े ना तो पाकिस्तान में टॉप 10 मुल्कों में आ गया है जो जिसने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया, फर्म्स के लिहाज से नहीं, गवर्नमेंट के लिहाज से। फर्म्स में तो अभी स्टार्ट हो रहा है, फर्म्स ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बन गया पाकिस्तान के अंदर। फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो स्मोग पोल्यूशन को उन्होंने कंट्रोल करने की जितनी भी कोशिश की है वो की गई है। तो अब इसके पीछे आर्मी है, इसके पीछे कौन सा सिस्टम है, बट ये और सिग्निफिकेंट नजर भी आया है। उसके बाद ये पोल्यूशन वाली बात क्लियर होगी, क्रिएट कैसे होती है, उसको रेमेडाइज कैसे करना है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, माहौल की तब्दीली। सबसे पहले गैस इमिशन एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। कहता है जैसे जैसे ये फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनती जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं, उससे एक ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले ज्यादातर लोग जंगलात होते थे, अब जंगल कटते जा रहे हैं, फसलें कटती जा रही हैं, वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, उससे क्लाइमेट चेंज आ रहा है। उसके बाद ये जो सोलर का सिस्टम अब इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अब गर्मियों में देखना कि इसका क्या इंपैक्ट आना है, आएगा, जरूर आएगा। वो कहता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दूसरा, राइजिंग सी लेवल थ्रू मेल्टिंग ग्लेशियर्स। जाहिर सी बात है पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सैलाब आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, माहौल यानी जैसे अभी सर्दियां, सपोज है सर्दियों की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो, फिर सर्दी पड़ जाए, सोचा हुआ था। अच्छा, ये पहले जो छुट्टियां डिसाइड की नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से मौसम को भी नहीं समझ आ रही मैंने कब सर्द होना कब ठंडा होना है। क्योंकि पहले होता था मौसम इस तरह से चेंज होता था, दरख्त होते थे, उस हिसाब से एनवायरमेंटल चेंजेस आती थी। अब वो टेक्नोलॉजी ऐसी होती, जैसे हमारे घर में ना कुछ ये बर्ड्स छोटे छोटे रखे हुए हैं बच्चों ने, अब उनको ना रात को क्या रखते हैं कि ताकि उनको थोड़ी सी हीट पहुंचे, तो वो रख देते हैं जहां बल्ब की रोशनी होती है ना वहां। अब वो रात को 2 बजे भी ऐसे होते हैं जैसे सुबह सुबह, क्योंकि उनको तो रोशनी देखते हैं, और वो इंसान तो है नहीं कि वो ना तब तक जागते ही रहते हैं जब तक वो लाइट ऑन रहती है। फिर उनको सुलाने के लिए हमें उसके ऊपर कपड़ा देना पड़ता है, या फिर वो लाइट ऑफ करनी पड़ती है, फिर खामोश हो जाते हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, इससे भी जो क्लाइमेट चेंज आता है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इनको हमने कैसे ठीक करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करना है, 1 बिलियन ट्री और सी लेवल और अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न के लिए इंप्लीमेंट कार्बन टैक्सेस एंड कैप ट्रेड सिस्टम। ये तो गैस इमिशन का कंट्रोल हो गया। अब टैक्स इतने लगा दें कि लोग उधर एप्रिशिएट ही ना हो वैसे काम करने के।
अडॉप्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, लोगों से मुआहदे करें कि भाई हाउ टू कंट्रोल, और कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है सब लोगों का उनको इंप्लीमेंट करें। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो, कहता है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना उनको इस्तेमाल करें, ना कि नॉन रिन्यूएबल को, तो खत्म होने के चांसेस है। प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हमने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ना बिजली को कंट्रोल करने के लिए बहुत कहते थे 11 बजे कम लाइटें जलाया करो, फलान टाइम पर ये किया करो, बल्कि बिजली के बिल के ऊपर वो मैसेज आना शुरू हो गए। ऐसी एक्टिविटीज प्रमोट करें। और रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बिल क्या आता है कि वही जिससे धुआं वगैरह क्रिएट होता है, कहते हैं उस चीज को कम से कम इस्तेमाल करें जिससे हमारे एयर पोल्यूशन या सोइल पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन होने का खतरा होता है। ये किस में आ गया, पेपर में वो कभी नहीं कहेगा क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन, वो एक सिनेरियो देगा, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की चीजें होंगी, उसके अंदर पोल्यूशन का जिक्र होगा, हमने लिखना यही है, लेकिन वहां से जज खुद करना है, ये नहीं कि रट्टे रट्टे सारी बात लिख देनी है, लिखना रट्टा है, लेकिन वो उस रट्टे को डिफाइन करना है कि लिखना कौन सा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्या है, हैवानात और नबातात जो कम हो रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, जंगल कटते जा रहे हैं, वहां जो रहने वाले परिंदे हैं वो भी खत्म। और उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द इंट्रोडक्शन इन्वेसिव स्पीशीज डिस्टर्बिंग एंड बैलेंस ऑफ, अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। नंबर 1, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन प्रोटेक्टेड एरिया एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। अच्छा, ये बात आपने देखा है कि सबसे पहले हर एक की रेमेडीज में क्या आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा सिस्टम डेवलप करो, हर एक का पहला यही है। फिर एनफोर्स एंटी पोचिंग एंड कंजर्वेशन लॉ, ऐसे लॉ फोर्स करें, एनफोर्स करें कि लोग उन चीजों की तरफ जाए ही ना। पाकिस्तान के अंदर वैसे हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जानवरों का शिकार करना मना है, अब लेकिन वो करते हैं, उन्होंने स्पेशल लोगों के लिए रखे हुए हैं कि वो आकर शिकार करेंगे। या पाकिस्तान के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कि वो जो अरब के शहजादे आते हैं वो स्पेशल आकर तीतर का शिकार करते हैं। पाकिस्तान में रोही के इलाकों में तीतर बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को वो इजाजत नहीं है, क्योंकि शहजादों के लिए भी कम हो जाएगा। स्पोर्ट्स, अफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, नए जंगल लगाएं, और रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, उनकी ज्यादा प्रोडक्शन करें, जो पहले फॉरेस्ट हैं उनको मजीद बढ़ाएं, और जो नए भी दरख्त लगाएं, नए भी जंगल बढ़ाएं, और रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स क्या होते हैं, जहां पर जानवर रहते हैं उन जगह को प्रोटेक्ट करे, उन जगह को बेहतर करे, ताकि वो खुशी खुशी रह सके, हर वक्त हंसते ना रहा करे। नंबर 4, पहला पोल्यूशन था। जब ये माइंड में कोई इमेज बनता जा रहा है, मेन हमने इमेज बनाना होता है, बाकी तो पढ़, एक होता है बगैर इमेज के रटा लगाना, एक होता है समझ के रटा लगाना। पोल्यूशन का हो गया, क्लाइमेट चेंज का हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जरा नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जो ओवर एक्सट्रैक्शन है, जो ज्यादा लोग इस्तेमाल करी जा रहे हैं, जैसे हम नेचुरल गैस कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, और जैसे वो कहता है ओवर फिशिंग, अगर ओवर फिशिंग करेंगे विदाउट, जो नई प्रोडक्शन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, जो अवेलेबल है उसी को ही पकड़ी जा रही है, तो उससे कल को ये चीजें खत्म होने के चांसेस है, क्योंकि हम तो सस्टेनेबिलिटी काम कर रहे हैं ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लीन ग्राउंड वाटर और अनस्टेबल माइनिंग, अनसस्टेनेबल माइनिंग। अब इसको हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। पहला, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आ गई बात। रेगुलेट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग, एनकरेज सस्टेनेबल माइनिंग। उन्हीं चीजों को वो कहता है कि जी आपने इस तरह से प्रमोशन करनी है कि लोग इसको, जैसे अक्सर मसाजिद में भी हमने देखा होगा ना, तो वहां लिखा होता है कि आप जो पानी जाया करोगे वो एक गुनाह है। फिर मुख्तलिफ जगहों पे लिखा होता है
कि जनाब पानी का ज़ाया ना, ये तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने कर दिया, पाके पहले भी था कि अब उन्होंने ना पानी को भी, पहले क्या होता था पाकिस्तान ये लाहौर के अंदर, बाकी का नहीं मुझे पता, 24 आवर्स पानी आता था, अब इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया। अब इससे क्या हो गया कि वो जो वेस्ट है वो कम हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था कुछ ऐसी जगहों पर भी मैंने देखा कि वो रात को जब हम सुबह अगर नमाज पढ़ने जाए ना, तो सुबह सुबह पानी आता है ना, तो वो जो रोड्स के ऊपर वो जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं या दुकानें वगैरह होती हैं, उनके बाहर जो नल होते हैं वो खुले के खुले रह जाते हैं। वो रात को उन्होंने, मुझे लगता है पानी चेक करते हैं, वो नहीं होता तो फिर नल खुले छोड़ के चले जाते हैं। और अगर इसके ऊपर उनके कोई बिल वगैरह प्रॉपर आए या प्लस उसके ऊपर कोई फाइन और पेनल्टी हो ना, वो रात को सोने से पहले चेक करके सोएं कि कोई इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है। एक्सेसिव वेस्ट एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, ये किसकी बात हो रही है? वेस्ट की, जो चीजें हम जाया करते हैं उनकी बात हो रही है। फास्ट फैशन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी क्यों लगी पता है? क्योंकि इसका ना रीयूज नहीं हो रहा था। ये चीज प्रोड्यूस तो हो रही थी लेकिन इसको रीयूज, जैसे प्लास्टिक है ना, कोई और प्लास्टिक जो है उसको रीयूज किया जा सकता था, कोई लोहा है उसको रीयूज किया जा सकता है। ये जो प्लास्टिक बैग बन रहे थे ना, इसको रीयूज नहीं किया जा रहा था, और वो क्या होता था एनवायरमेंटल वेस्टेज के तौर पर इस्तेमाल हो, वो सारी की सारी उससे पोल्यूशन हो जा रही थी, गंदगी हो जा रही थी। इसलिए उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि कोई ऐसी चीज लेकर आए जिसको रीयूज किया जा सके। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, सिंगल यूज का मतलब ही क्या है कि बस एक दफा बनाया, एक बार यूज हुआ, फिर उसके बाद इस्तेमाल नहीं होना। हाई कार्बन लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल ऐसा इस्तेमाल कर लिया जिसमें वो कार्बन एमिशन ज्यादा हो रही है। अब इसको हमने किस तरह से करना? पहले अडॉप्ट सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल सच एज रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल द, बैन या हैवी टैक्स ऑन सिंगल। बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो उसके ऊपर बैन लग गया और दूसरा उन्होंने उसके ऊपर बैन भी लगा दी, और जो अब खरीदे जाते हैं वो भी अब महंगे मिलते हैं। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये तो वो जो लोग देहातों में रहते हैं उनको तो वैसे ही पता है। वो क्या कहते हैं, होता क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग किसे कहते हैं? एक ही फसल बार बार बीजते रहना, उसे मोनोक्रॉपिंग बोला जाता है। ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी का ज़िया। डिफोरेस्टेशन ऑफ फार्म लैंड। अब ये बात सच है, क्या करते हैं लोग, जो फसलों के किनारों पे दरख्त लगे होते हैं उनको काट देते हैं कि हमारी फसल कम होती है, और ये बात सच भी है, क्योंकि जहां जहां पर उस दरख्त का छांव जाती है वहां वहां पर उनकी प्रोडक्शन कम होती है। और दूसरा, वहां पर वो अगर वो फ्रूट देने वाला दरख्त है तो वहां छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर, वो भी मोस्टली वहां बेरी के दरख्त होते हैं तो वहां पर पत्थर मारते हैं, तो वो उसके नीचे की जगह भी सारी की सारी खराब हो जाती है। तो ये भी है प्रॉब्लम्स। अब इनको सही कैसे करना है? इंप्लीमेंट रीजनरेटिव फार्मिंग सच एज क्रॉप रोटेशन, वो मोनोक्रॉपिंग को कंट्रोल करने के लिए। कवर क्रॉपिंग, रिड्यूस टाइलेज, कंपोजिट, ये सारी की सारी वही बातें हैं कि जो अंग्रेजी में तो कुछ और कहते हैं लेकिन इसे पंजाबी आप। इंट्रोड्यूस एग्री, जो भी लिखा हुआ है, कंबाइन क्रॉप ग्रोथ विद सोलर पावर। कहता है वो जो पानी वाला सिस्टम है ना, कोशिश करो कि किससे करो। एक होता है नहरी पानी और एक होता है, अब तो वो ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं। ट्रेन फार्मर, फार्मर को ट्रेन करें। प्रमोट यूज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। किसको आइडिया नेचुरल फर्टिलाइजर? ये केमिकल इस्तेमाल करने की बजाय वो क्या करते हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है ना, उसको खाद की जगह इस्तेमाल किया जाता है। या ये कुछ इस तरह के केमिकल्स को अवॉइड करने के लिए ना, जैसे एक मच्छर टाइप आता है जो फसलों को परेशान करता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि ये लौंग को शायद आप उसको पानी में गर्म करके ना, उसकी बड़ी तेज खुशबू होती है, तो वो फसलों पे वो पानी छिड़काव किया जाता है, तो उससे वो जो मच्छर होता है वो भी भाग जाता है। और यहां तक कि लोग ये भी मैंने बाद में देखा, ये तो आप आकर फेसबुक पर देख रहे होते हैं, कभी कभी वो रील आ जाती है जिसको मच्छर तंग करते हैं कि वो नींबू और इसका जो लौंग का पानी है वो छिड़काव कर देंगे तो मच्छर भाग जाता है। और ये फसलों पर प्रॉपर इंप्लीमेंट था, और ये वहां पर वो उसका पानी छिड़काव किया भी जाता है, और ये बहुत सस्ता तरीका भी है। ये
6 टोटल थे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के स्टेप्स। पहला क्या था? पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर एक्स्ट्रा यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कह लें, और लास्ट वन इज अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब आ गया हमारा दूसरा पिलर। अच्छा, ये पहले माइंडसेट बनाते हैं, सोशल सस्टेनेबिलिटी कैसे मुमकिन है? सबसे पहले जस्टिस। सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए इक्विटी एंड फेयरनेस, लॉ एंड रेगुलेशंस। आपने आप सोसाइटी स्ट्रांग बनानी है। सोशल सस्टेनेबिलिटी मेन क्या काम करना है कि जो जिसे हम कहते हैं अनडिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा कि हर इकोनॉमी का इश्यू जो होता है ना, अनडिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो अमीर हैं वो इतने अमीर होते जाएं और जो गरीब हैं और वो इतने गरीब होते जाए, तो ये अनस्टेबल सोसाइटी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब ये पता नहीं हमारी इस बुक में क्या लिखा होगा, हम अभी जनरल बातें कर रहे हैं। किसी भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी, ये तो सस्टेनेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी में सबसे पहले वहां पर जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी एंड फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए बराबर इक्वली, फिर उसके बाद वहां पर जो लॉ एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेड हो, उसके बाद वहां पर अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर एक को मेरिट बेस के ऊपर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सोसाइटी डेवलप्ड है। अब वो पता है सीए फील्ड के अंदर पहले नहीं था ऐसा, अभी ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। उसका मैं प्रूफ भी आपको देता हूं कि लॉ, ये जो फर्म्स के अंदर ना इक्विटी एंड फेयरनेस का कल्चर खत्म हो गया दरमियान में आके। हर बंदा ये कहने लग गया कि रेफरेंस के बगैर हो नहीं होता। अभी मैं आपको शेयर बात करता हूं, एक अभी जो इंडक्शन हुई है, यहां से जिन बच्चों ने 2 अटेम्प्ट में किया, जिनका FTS 44 था, उनका विदाउट रेफरेंस हुआ है। एक बच्चे का यूसुफ आदिल में हुआ है, एक बच्चे का इसमें क्रो हॉर्वथ में हुआ है, विदाउट रेफरेंस। फिर मैंने पूछा कि अच्छा आपके सेशन बैच बनते हैं ना फर्म्स के अंदर, कितने लोग इंडक्शन हुए हैं? तो वो बच्चे ने कहा कि सर 15 बच्चे उन्होंने इंडक्शन हो किया है, और हमारी सारी आपस में जब मुलाकात हुई है तो सबने यही कहा है कि नहीं, कोई रेफरेंस भी नहीं था। इसका मतलब ये अब आकर उन्होंने दोबारा इस चीज को कंसीडर करना शुरू कर, हाँ नो डाउट पिछले कुछ सीजन में और अभी भी कुछ फर्म्स के अंदर ये कल्चर है, लेकिन इस कल्चर की वजह से हुआ क्या, ओवरऑल फर्म्स का जो सिस्टम है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। उनकी जो सोशल लाइफ थी वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया कि अब कुछ जगह अभी भी कल्चर ये चल रहा है, लेकिन ये आने वाले दिनों में मजीद खत्म हो जाना। 2020 से पहले, कोविड से पहले ये कल्चर नहीं होता था। फिर ये लोग भी ज्यादा इंडक्शन होना शुरू हो गई। एक दफा इस वजह से बिजनेस भी थोड़े कम हुए। ये काफी प्रॉब्लम्स की वजह से ना सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। तो अब कुछ लोगों में ये चीजें, बल्कि सारी फर्म्स में भी ये मसला आ गया, लेकिन अब दोबारा ये ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। और इस दफा तो मैंने देखा है कि जितने भी FTS 44 वाले और 43 वाले बच्चे हैं, वो मोस्टली उनकी इंडक्शन हो रही है और बगैर रेफरेंस के हो रही है। तो इसलिए अब ये कल्चर आने वाले मजीद एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में वैसे ही खत्म हो जाए। तो इसलिए आप अपने बस पेपरों की तरफ तवज्जो दें। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आप देखेंगे यहां पर, इट एम्फसिस, पहले देखें क्या करते हैं ये, बेसिक नीड, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग सोशल इक्विटी, एनकरेजिंग कम्युनिटी रिजिलियंस। फिर emphasis on fairness, justice, dignity of all individual regardless their background या identity। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा मसला है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि एशिया के अंदर मैं ये कहूंगा कि जो डिग्निटी का मसला है ना, ये है यहां पर हम उनको किसी और तरह से इज्जत देते हैं, जिस तरह से देनी चाहिए वो वहां से नहीं देते। तो मैंने कुछ कंट्रीज के बारे में सुना हुआ है कि यार वहां पर कोई गार्ड भी है ना, उसकी भी उतनी इज्जत है, जो अंदर बैठा मैनेजर है उसकी भी उतनी इज्जत है, क्योंकि गार्ड भी उसी कंपनी का मुलाजिम है और मैनेजर भी उसी कंपनी का मुलाजिम है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये चीज हमारे मुल्क में नहीं हुई, लेकिन आना शुरू हो गई है
कैसे? जितनी भी यहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपको पता है वहां पर सर कहना अलाउ नहीं। वहां अपने बड़े को, मैनेजर को ना भाई कह सकते हो ना सर कह सकते हो, आपने उसको नाम से बुलाना है। जैसे कुछ फर्म्स के अंदर ये कल्चर है कि अगर आपका एक सीनियर मैनेजर है, उसका नाम जो भी है, वो कहता है मुझे मेरे नाम से बुलाओ, आपने ना मुझे बॉस कहना है ना सर कहना। तो ये यहां पर भी कल्चर अब डेवलप होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा जो मुल्क में था ना, हम जिस जगह पर से हम बिलोंग करते हैं, ये डेवलप नहीं हुआ। ये एक तरह से बादशाहियों से आया हुआ है। फिर वहां पर बादशाह गुलाम का कॉन्सेप्ट था, और इसी वजह से स्टिल हमारे दिमाग में वो डेवलप्ड है। हम कहते हैं कि हम बादशाह हैं और हमारे जो नीचे है वो हमारा गुलाम है, जो ऊपर वाला है वो हमारा बॉस है। हम उसकी इज्जत करते हैं और उससे इंसल्ट करवा लेते हैं, और वही इंसल्ट हम नीचे वाले की कर देते हैं। उसी को वो कहता है। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करना। इट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ensure social justice, creating system in which people feel empowered, secure and connected. अब आ जाते हैं सोशल फुटप्रिंट। सोशल फुटप्रिंट में होगा क्या कि सोसाइटी जो अपने असर छोड़ देती है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो सोशल फुटप्रिंट विच मे बेनिफिशियल या डैमेजिंग इफेक्ट। वही बातें, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी क्यों पैदा होती है और किस तरह इसको कंट्रोल करना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग कम्युनिटीज वेयर सम पीपल लैक ऑफ एक्सेस टू फूड, शेल्टर, इनकम अपॉर्चुनिटीज, वाइडनिंग वेल्थ गैप बिटवीन रिच एंड। कहते कुछ सोसाइटीज के अंदर ये चीजें हैं, लोगों को खुराक के ऊपर यानी खुराक नहीं मिलती, घर रहने के लिए नहीं है, इनकम की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हालांकि ऐसा पाकिस्तान में नहीं है, खुद नालायक है, या वेल्थ गैप रिच एंड पुअर। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स 9 ह्यूमन नीड्स मस्ट बी मेट। क्या कह रहे हैं? 9 ह्यूमन नीड्स मस्ट बी मेट। कहते कम से कम ये 9 जरूरतें ना हर बंदे की पूरी होना जरूरी है। कौन कौन सी? सबसिस्टेंस, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिटी, क्रिएशन, लेयर एंड। अच्छा, एक तो हम अफेक्शन से महरूम है। अगर हम अपनी बात करें, बचपन से चित्रालो जी मां बाप की तरफ से, फिर स्कूल में गए उस्ताद मोहतरम की तरफ से, अब तो ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फिर आईकैब की तरफ से, उसके बाद चलो प्रोटेक्शन है, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आपके के लिए जो फैसले हो रहे हैं उसको आपको पूछा जाए, ये ना हो कि आप पर इंप्लीमेंट किया जाए, आपका दिमाग एक ही साइड पे चला गया, चला कह रहा है। अंडरस्टैंड मतलब ये आपने ये अच्छी सोसाइटी में ये 9 चीजें अगर जिस बंदे को अवेलेबल हैं तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है, और इनमें से जितनी कम है फिर उतनी सोसाइटी वैसे कि अंडरगॉन चली जाएगी। ये लैक ऑफ एनी वन ऑफ दीज नीड्स रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ पॉवर्टी। कुछ भी नहीं मिलता है तो इसका मतलब है प्यार के गरीब तो आप सारे ही हो, क्योंकि आपको माँ बाप का प्यार पहले नहीं मिला, फिर आपने कुछ छोटी अम्मी का प्यार चाहा तो वो भी नहीं मिला, वो तो फिर ये। अच्छा, इसको खत्म कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ये जो एनजीओ टाइप आती हैं, इंट्रोड्यूस टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म से क्या होगा? अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को बांटो। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। फिर आ जाए जो ज्यादतियां होती हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। वो कौन सी ज्यादतियां? डिस्क्रिमिनेशन, पहले जेंडर की बेस पे, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी। जेंडर की बेस पे तो हो गया ना मर्द औरत का मसला। एथनिसिटी और डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है अकलियत वगैरह में आ जाना, किसी न किसी बेस के ऊपर आपको डिफरेंशिएट किया जाना, फिरका की बुनियाद पर डिफरेंशिएट। एथनिसिटी मतलब होता है किसी फिरका, इलाकियत, अकलियत, नस्ल, इसकी वजह से अगर आप में थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो मेरे ख्याल में
कुछ जगह पर अभी भी है, लेकिन काफी हद तक ये चीज अब कंट्रोल है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड लैक ऑफ फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्लूसिविटी इन द सोसाइटी का मतलब है कि पार्टिसिपेशन, जिसे हमने कहा था कि आपको सोसाइटी के मामलात में मसले मसाइल में पार्टिसिपेशन। अब इसको सही कैसे करेंगे? एनफोर्स जॉब्स एंड एजुकेशन कोटा फॉर वुमेन, minorities and different abled individual in government jobs and universities। कहता ये ना देखें पाकिस्तान में, बल्कि अभी भी फार्म्स के अंदर एक चीज देखी जाती है। मैं अक्सर कहता भी हूं कि अगर आपने लाहौर फार्म में अप्लाई करना है ना, तो कोशिश करें लाहौर का एड्रेस लिखें। ये कंसीडर हो जाता है क्योंकि उसने अपनी चीजें भी देखते हैं। वैसे भाई कोई मसला चल रहा है? चलें फिर ठीक है। क्या मसला है जी कि लाहौर का एड्रेस क्यों लिखवाया जाता है? कि फर्म वाले ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर कल को ईद बकरीद आनी है तो जो आउटसाइडर होते हैं ये 2 दिन पहले छुट्टी मांगना शुरू कर देते हैं। फिर इधर शादी खुशी गमी हो, अगर लाहौर का बंदा हो तो 1 दिन या हाफ डे, और अगर कोई आउटसाइडर है तो वो अगर शादी खुशी में जाता है तो इसलिए हमेशा जब भी फर्म में अप्लाई किया जाता है, हमेशा जहां आप रह रहे होते हो उसका एड्रेस लिखा जाता है ताकि उन्हें लगे कि ये बंदा लाहौर से ही बिलोंग करता है। लेकिन वो भी ज़ाहिर सी बात है इसी प्रोडक्शन से आगे आए हुए हैं तो उन्हें पता तो ऑलमोस्ट सारा ही चल जाता है। तीसरा है एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, जैसे सबसे बड़ा ये चीजें हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड हाउसिंग, ये एक बड़ा मसला है। हर बंदे को सेहत की अच्छी सहूलियत अवेलेबल नहीं है, हर बंदे को अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन आ चुकी है और ये हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा है। वजह कि असल में होना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन और जस्टिस, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ये हर बंदे के लिए एक जैसी होनी चाहिए। अगर हमारा इलाज जिना हॉस्पिटल में हो रहा है तो उस इलाके के एमएनए का भी इलाज उधर से होना चाहिए, उस इलाके के वजीर का भी इलाज उधर से होना चाहिए। अगर हमारा एक स्टूडेंट एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो उस इलाके के सारे अच्छे यानी अच्छे फाइनेंशियल वाले बंदे और कम अच्छे फाइनेंस वाले बंदे का भी बच्चे उधर ही पढ़ने चाहिए। इसे कहते हैं इक्वलिटी। फिर देखना इनजस्टिस भी कम हो जाएगा, लोगों के दरमियान में प्यार मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक गरीब का बच्चा भी उधर पढ़ रहा है, एक अमीर का बच्चा भी उधर पढ़ रहा है, जब दोनों वो क्लास फेल होंगी उनके दरमियान में ये वैसे ही प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए इक्वल हेल्थ, एजुकेशन और क्लीन वाटर और हाउसिंग। सच लैक ऑफ एक्सेस ऑफ दीज एसेंशियल सर्विसेज अंडरमाइंस कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब इसको सही कैसे करेंगे? वही इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग फॉर प्रोविजन फॉर बेसिक नीड्स, सपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, ये अब आ भी रहा है। आपने देखोगे गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया है, अभी ना गवर्नमेंट कुछ स्किल्स के कोर्सेज करवा रही है, शायद आपको आइडिया हो, और तकरीबन सबको फ्री करवा रही है। और उसने किया क्या है कि जितने भी प्राइवेट इदारे थे ना उनको पैसे दिए कि आप बच्चों को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करें, क्योंकि आपका तो एक नाम है ना। तो उन्होंने सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को पैसे दिए हैं। और फिर पाकिस्तान आगे तो पाकिस्तानी है, क्योंकि हम मुल्क को नहीं देखते, हम एथिक्स को भी नहीं देखते, हम सिर्फ पैसे को देखते। लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ अपने आप को एनरोल किया कि हम भी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना शुरू हो गई। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, तो सीए के भी कुछ कॉलेजेस में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन सीए का काम ही नहीं है ये कोर्सेज करवाना, लेकिन उन्होंने करवाना शुरू कर दिए। सिर्फ क्या है कि गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, अपने सीए के बच्चों को एनरोल कर देना है, धड़ाधड़ करवाई जा रहे हैं। और कुछ फिर आपने पैफ का नाम सुना होगा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस भी सोसाइटी के अंदर आती है। सिक्योरिटी में क्या आएगा, हर बंदा अपने आप को सेफ फील करे। और गवर्नेंस का क्या मतलब होगा, मैनेजमेंट ऑफ द उस एरिया। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक कंफ्लिक्ट, लॉलेसनेस, इनसिक्योरिटी, करप्शन, वीक गवर्नेंस, इनएफिशिएंट। अब इसको सही कैसे करना है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी थ्रू
digitalization, introduce citizen feedback system, strength accountability, rehabilitation of conflict affected zones, lack of community development and well-being. मतलब कहता है गैप इन अर्बन प्लानिंग, लैक ऑफ वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये प्रॉब्लम है। और इसको सही कैसे करेंगे? उसी तरह प्रमोट कर दो ये चीजें सारी की सारी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ लोकल डेवलपमेंट, प्रमोट, ये जो भी लिखा हुआ है, प्रोग्राम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैंने बात की कि कोर्सेज हो रहे हैं फ्री में, तो आप कोर्सेज करें फ्री में और उससे आप लोगों की फ्रीलांसिंग इनकम बढ़ेगी। पाकिस्तान इस टाइम टॉप 4 के अंदर वैसे भी आ चुका है कि फ्रीलांसिंग के अंदर। और ये इस दफा जो मैंने देखा है ना, मैंने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लिया तो पता चला कि जो प्राइवेट प्रोफेशनल इदारे हैं ना, वो बड़ा फोर्सफुली बच्चों को एंगेज कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा अच्छी चीज क्या थी? 70% क्लासेस ही फिजिकल है, मतलब उन्होंने ऑनलाइन रखा ही नहीं। कहता है कि आप इदारे में आए, अटेंडेंस दें, आपका पहले वो कहते हैं कि फ्री एजुकेशन है, लेकिन अगर आपकी इतने % अटेंडेंस होगी, आप इतनी असाइनमेंट्स दोगे, तब आपको 100% स्कॉलरशिप है, वरना भाग जाए। कुछ लोगों ने ऑनलाइन रखा है, तो जो ऑनलाइन के अंदर वो इतनी सख्त चेकिंग है कि वो अगर आप एक क्लास नहीं लेंगे तो एक उनके मैनेजर का एक बड़ा सख्त मैसेज आ जाता है कि अगर आपने नहीं लेना था इंटरेस्ट, तो फिर आपने एनरोलमेंट क्यों करवाई, आपने किसी और की सीट का हक क्यों मारा? वो प्रॉपर, तो ये कोशिश कर रही हैं। तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर 2 फायदे होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। एक, ये सर्विसेज पाकिस्तान में बड़ी सस्ती मिलेंगी क्योंकि हर बंदे को तो बाहर की चीज मिलनी नहीं। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ये जो इन कोर्सेज की वजह से ये भी फायदा हो जाना है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा जो एक्सचेंज रेट जिसे हम कहते हैं डॉलर कमाने की बात करते हैं, तो वो भी आ जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिपेंडेंट हो जाएगा अपनी सर्विसेज के ऊपर और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये जो कर्ज वगैरह पाकिस्तान लेता है, तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। चले जी, तो कर रहा है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा। चले, ये ना 2 पिलर आप तैयार करें, और कल हम तीसरा पिलर है। वैसे तो ये काफी बड़ा है, 2 टॉपिक इसके रह गए, तो कल ये तो सारा कुछ तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। आई कैप क्यों पढ़ा रहे हैं? आई कैप इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि अब हमारे बिजनेस के अंदर इन चीजों को देखा जाता है कि हमारे बिजनेस की वजह से ये मसला तैयार ना हो। और आगे देखना, आप लोग ESG फ्रेमवर्क आ भी जाएगा,